तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन सिस्टम जो डेवलप हुआ ड्यूरिंग द जो है ब्रिटिश पीरियड। समझे? उसके बारे में हम लोग जो है क्लियरली डिस्कस करेंगे, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या है, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, सब चीज़ें मतलब। तो स्टार्ट करते हैं। इंशेंट इंडिया में जो है बिफोर जो है 12 सी कॉमन एरा से पहले जो है एजुकेशन जो ईस्ट इंशेंट इंडिया में थी वो प्राइमली इनफॉर्मल होती थी। मतलब वो किताबें कॉपी को लिखाई पढ़ाई नहीं होती थी, वो थी इनफॉर्मल, मतलब पास डाउन होती थी थ्रू ओरल ट्रेडिशन। मतलब आपको मुंह जुबानी कोई चीज़ें बताई जाएंगी वैसे ही। तो लर्निंग जो है मोस्टली क्या होती थी, किसके अराउंड होती थी कि रिलीजियस टेक्स्ट, समझे, रिलीजियस टेक्स्ट, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लैंग्वेजेस सीखनी, इनके अराउंड जो है सारी होती थी क्या पढ़ाई। इंस्टीट्यूशन जैसे गुरुकुल जिसमें हिंदू ट्रेडिशन थे, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में, जैन मंदिरों में, ये इंपॉर्टेंट कुछ जगह थी जहाँ पे जो है कोई बंदा जो है पढ़ सकता था इंडिविजुअली, वो भी। और यूनिवर्सिटीज़ जैसे बाद में नालंदा आई, तक्षशिला आई, ये कुछ मेजर सेंटर बने लर्निंग के इस पीरियड के दौरान। इनिशियली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था इंडिया में कोई भी एजुकेशन सिस्टम प्रमोट करने का। जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ज़्यादातर जो इंटरेस्टेड थी वो इंडियन लैंग्वेज सीखने का, ताकि हम जो लोकल्स के साथ जो है बेटर जो है कम्युनिकेट कर पाएँ और उनको अच्छे तरीके से रूल कर पाएँ, उनको और एक्सप्लॉइट कर पाएँ। एक्चुअली यही था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में, और ये चाहते थे कि वैसी चीज़ें, वैसी लाइफस्टाइल इंडिया भी अपनाए। और उनका, क्योंकि उनका जो मैन्युफैक्चर गुड है वो इंडिया कंज्यूम तभी करेगा जब इंडिया का वैसा टेस्ट होगा। तो उस टेस्ट को जनरेट करने के लिए, ब्रिटिश की तरह बनाने के लिए, उनको एक मार्केट बनानी थी इंडिया। तो उन्होंने जो है एजुकेशन जो है इंडिया में जो है क्या किया, प्रमोट किया। बाकी क्रिश्चियन मिशनरी की बात करें, उनके भी अपने एजेंडा थे। वो चाहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखे ताकि ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो, वो किताबें पढ़े। तो जो एजुकेशन डेवलपमेंट है इंडिया में वो मिक्सचर है। कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी होने चाहिए थे सिविल सर्वेंट, तो वो एजुकेशन प्रमोट कर रहे थे। कहीं इकोनॉमी के एस्पेक्ट से, जो मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग गुड वहाँ प्रोड्यूस होगा, यहाँ कंज्यूमर बनेंगे वो। कभी पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए भी कि ये लोग हमारे ही सबॉर्डिनेट रहे, हमेशा लगे कि ब्रिटिश एक सुपीरियर रेस है। ठीक है, कल्चरली भी मोटिवेटेड थे। तो ये सारे कारण थे, कोई सिंगुलर कारण नहीं था। अब जो है ब्रिटिश रूल कंपनी 1757 से 18 जो 1858 तक जो था, वो था कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कंट्रोल कर रही थी लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। और एजुकेशन जो लैंडस्केप था वो प्राइमरली जो था वो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड के लिए था कंपनी की। मतलब कि जो एजुकेशन को, अगर हमने तालीम को, अगर हमने पढ़ाई को जो इंडिया में डेवलप करना है, वो कंपनी के फ़ायदे के लिए। तो कुछ अर्लियर जो हुए, पहले 50-60 साल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 1781 में वॉरेन हेस्टिंग के अंडर जो है मदरसा इस्टेब्लिश किया गया। वॉरेन हेस्टिंग ने, जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, ये मदरसा जो है एजुकेशन इस्लामिक लॉज में प्रोवाइड करता था। पर्शियन लिटरेचर और बाकी सब्जेक्ट जो रेलेवेंट नीड है, जिनकी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में ज़रूरत है। एस्टेब्लिशमेंट हुआ जो है संस्कृत कॉलेज का 1824 में। जोनाथन डंकन जो संस्कृत कॉलेज था वो इस्टेब्लिश किया गया था जोनाथन डंकन के द्वारा। ऑल्दो हिमसेल्फ वो नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व संस्कृत कॉलेज की फाउंडेशन में, लेकिन उसने बहुत सारी एफर्ट्स डाली थी। जो जो इसके बनने के पीछे के जो एफर्ट्स थी वो उसकी थी। संस्कृत कॉलेज कलकत्ता में फाउंड होता है 1824 में, और डंकन्स जो है एडवोकेट करता है कि यहाँ संस्कृत पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जो बना संस्कृत का। फोर्ट विलियम से स्टैब्लिश हुआ था 1800 में वेलेस्ली के द्वारा, जहाँ जो है ट्रेनिंग मिलती थी सिविल सर्वेंट्स को कंपनी के। समझे? इस तरीके से फिर आता है 13 का चार्टर है। यहाँ फंड्स पहली बार कुछ फॉर्मली जो है होता है। यहाँ एक्ट जो है अलाउ करता है कि सम ऑफ 1000 पाउंड जो है, 1000 पाउंड जो है वो एनुअली जो है क्या किया जाएगा, प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन इंडिया में प्रमोट करने के लिए 1000 पाउंड का जो है किया गया था। ये फर्स्ट जो है ऑफिशियल जो है एफर्ट थी ब्रिटिश की फंड एजुकेशन के लिए इंडिया में अलाउट करने की। पर्टिकुलरली किसे, लिटरेसी,
स्टडी यूरोपियन साइंस को पढ़ाने के लिए, लैंग्वेजेस को पढ़ाने के लिए, ये प्रोविजन का जो एक फाउंडेशन बना फ्यूचर जो एजुकेशन रिफॉर्म्स इंडिया में आएंगे। और एक मोडेस्ट बिगिनिंग थी, मतलब ये एलोकेशन फंड जो एजुकेशन की थी, ये पहला सिग्निफिकेंट स्टेप था जिससे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस होगा, जिससे एस्टेब्लिशमेंट होंगे बाद में स्कूल और कॉलेजेस, और वेस्टर्न एजुकेशन जो है वर्सेल लर्निंग, जो वेस्टर्न टाइप ऑफ लर्निंग है यूरोपियन स्टाइल, वो इंट्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन आने लगा कि एजुकेशन का क्वेश्चन आया तो उन्हें लगा कि किस तरीके की जो है एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, क्या इन्हें नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए या इन्हें दूसरे में। तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स यहाँ से निकले, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट। ये कंट्रोवर्सी जो है सिग्निफिकेंट है, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल और जो कल्चरल डिबेट हुए 19th सेंचुरी ब्रिटिश इंडिया में, ये इन दो क्वेश्चंस के पीछे थे कि एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में है वो किस तरीके का अडॉप्ट करना है, क्या अडॉप्ट करना है, कि प्रमोट करनी है स्टडी जो इंडियन कल्चर की, लैंग्वेज की, नॉलेज की, या फिर कंट्रोवर्सी ये इमर्ज हुई कि क्या ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एजुकेशन सिस्टम इंडिया को रिफॉर्म कर सकती है, और कौन सा बेस्ट वे है, किस तरीके से हम इन्हें बेटर एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इन पे हुकूमत चला सकते हैं, कि हमें उसके लिए जो है एजुकेशन सिस्टम रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो ब्रिटिश राज है, उसके इंटरेस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटलिस्ट जो थे, जो अर्लियर जो शुरू के जो ब्रिटिश ऑफिशियल और स्कॉलर थे जो इंडिया में आए और डेवलप, उनको बड़ा जो है ना फैसिनेशन हुआ इस कंट्री की क्लासिकल लैंग्वेजेस के साथ, संस्कृत, अराबिक, उन्हें ये लैंग्वेज देखी, वो बड़े इनसे पर्शियन, और उन्हें लगा कि इन लैंग्वेजेस को पढ़ना चाहिए, ये इंडियन कल्चर के लिए, रिलीजन के लिए, लॉ के लिए बेटर है कि यहाँ की लैंग्वेजेस। ओरिएंटलिस्ट का व्यू यही था लार्जली, कि बिलीव था कि जो इंडियन एंशिएंट कल्चर है वो बड़ा रिच और सोफिस्टिकेटेड है, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में इस चीज़ से बेनिफिट ले सकती है इंडियन ट्रेडिशन से, तो हमें इन लैंग्वेजेस में लोगों को पढ़ाना चाहिए। जैसे विलियम जोन्स थे, एक प्रोमिनेंट जो ब्रिटिश स्कॉलर थे और जो जज भी थे इंडिया में। विलियम जोन्स जो है की फिगर है ओरिएंटलिज्म के। उन्हें एशियाटिक सोसाइटी उन्होंने फाउंड की थी बंगाल में 1784 में। उन्होंने जो ट्रांसलेशन और स्टडी किया बहुत सारे इंडियन टेक्स्ट का। जोन्स का ये बिलीव था कि इंडियन लैंग्वेजेस, संस्कृत और पर्शियन, उन्हें अलाउ करना चाहिए इंडियन गवर्नेंस सिस्टम अगर और एफिशिएंट बनाना है और इफेक्टिव बनाना है, लोगों को अपना बनाने के लिए। हेनरी थॉमस कोल जो ब्रोक थे, वो एक और थे, हेनरी थॉमस कोल ब्रोक। ये जो है अनदर की ओरिएंटलिस्ट थे जिन्हें लगता था कि संस्कृत और हिंदू लॉज की स्टडी इंपॉर्टेंट है अगर हमें इन लोगों को अच्छे से गवर्न करना है, यहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन को पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। ये ओरिएंटलिस्ट का थॉट था। अब एंग्लिस्ट जो थे वो इनके बिल्कुल खिलाफ थे। एंग्लिस्ट थे वो ये आर्ग्यू कर रहे थे कि जो फ्यूचर है इंडिया का, वो अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट कर लेंगे, पर्टिकुलरली जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो इंग्लिश जुबान है, उसको अडॉप्ट करेंगे तभी होगा, तभी इंडिया जो है मॉडर्नाइज हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ये वेस्टर्न साइंस जो है, जो लिटरेचर है, जो मॉडर्न थॉट्स हैं, उनका दरवाज़ा खुलेगा, ये इंडियन सोसाइटी को बेनिफिट करेगा। जैसे थॉमस जो बिंगटन मैकॉले, इनके बारे में आप पढ़ोगे, इनका मैकॉले मिनट जो है 1835 का हम आगे पढ़ेंगे, कि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के इंडिया ये बिलीव करते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज ही जो है मॉडर्न नॉलेज का जरिया है, यही गैप पूरा कर सकती है जो ब्रिटिश रूलर और इंडिया पॉपुलेशन के बीच का है। उन्होंने बिल्कुल डिसमिस कर दिया कि इंडियन लैंग्वेज की कोई भी ज़रूरत है। जो ट्रेडिशनल नॉलेजेस हैं वो आर्ग्यू करते थे ये इन्फीरियर है वेस्टर्न लर्निंग के। कहाँ वेस्टर्न लैंग्वेज और कहाँ ये। जेम्स मिल जो स्कॉटिश हिस्टोरियन थे और पॉलिटिकल थॉरिस्ट थे, आप बहुत बार सुनोगे पॉलिटिकल साइंस में जेम्स मिल के बारे में, वो भी ये बिलीव करते कि वेस्टर्न एजुकेशन हेल्प करेगी इंडिया को प्रोग्रेस करने के लिए, और इंडिया का जो ट्रेडिशनल, जो इंडिया का कल्चर है, जो यहाँ की नॉलेज है, वो बहुत ही बैकवर्ड है, जो आउटडेटेड है, उनकी आज कोई वैल्यू नहीं। तो फाइनली जो है मैकॉले का, लॉर्ड मैकॉलेज का जो है मैकॉलेज मिनट आता है 1835 में। ये एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है हिस्ट्री जो है एजुकेशन की कॉलोनियल इंडिया में। ये एक डिटेल स्टेटमेंट है जो थॉमस जो बिबिंगटन मैकॉले के द्वारा, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन, स्कॉलर और पॉलिटिशियन था, जिसने गवर्नर जनरल काउंसिल में भी सर्व किया ब्रिटिश की, इंडिया की 1935 के अराउंड। और इसने एजुकेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट की बड़ी शेप की है, पर्टिकुलरली क्या प्रमोशन जो कि इंग्लिश एजुकेशन की ट्रेडिशनल लैंग्वेज के ऊपर, ओवर द ट्रेडिशनल लैंग्वेज। कुछ आइडियाज़ और प्रोविजन जैसे एडवोकेसी, कि मैकॉले ये कह रहा था
कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको सिर्फ इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंडिया में स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रमोट करना चाहिए, थ्रू इंग्लिश उन्हें सिखाना चाहिए। और इंग्लिश लैंग्वेज ही ऐसी चीज़ है जिससे जो वास्ट स्टोरेज ऑफ नॉलेज है, यूरोप की जो लाइब्रेरियाँ हैं, साइंस की, फिलॉसफी की, लिटरेचर की, जो ग्रीक नॉलेज है, जो मॉडर्नाइजेशन है, सिविलाइजेशन, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, ये सिर्फ थ्रू इंग्लिश हो सकती है। उनका एक फेमस कोट भी है, मैकॉले का एक फेमस कोट क्या है, वी मस्ट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट, वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म ए क्लास हु मे बी इंटरप्रेटर between us and millions who we govern, a class of person, कि हमें कुछ लोग ऐसे तैयार करने होंगे जो हमारे बीच, अंग्रेजों ब्रिटिश के बीच और इंडियन पॉपुलेशन के बीच में काम करेंगे एज ए ब्रिज की तरह, जो एक क्लास एक पूरी क्लास, जैसे मिडिल क्लास नहीं पैदा हुई, जो इंडियन इन ब्लड और कलर होंगे, खून और रंग में इंडियन होंगे, लेकिन टेस्ट में और उनकी ओपिनियन जो होगी वो, और मोरल्स जो होंगे और इंटेलेक्ट होगी वो इंग्लिश होगी। समझे? तो इन्हें अपनी जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज प्रमोट किया। अब क्यों ज़रूरत थी वेस्टर्न एजुकेशन की? देखो, मैकॉले का ये आर्ग्यू था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो क्रिएट करेगी इंग्लिश एजुकेशन क्लास इंडिया में, जो ब्रिटिश को एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगी, ट्रांसलेशन में, गवर्नेंस में, गवर्नमेंट चलाने में। ये क्लास जो है यूरोपियन साइंस में, लिटरेचर में, वेस्टर्न आइडियाज़ में जो है ट्रेंड होगी। ये एक तरह का क्या है, बीच के इंटरमीडिएटरी, एक बीच में ब्रिज का काम करेगी ब्रिटिश रूलर्स और इंडिया के मासेस में। तो मैकॉले का तो इंग्लिश लैंग्वेज का बिलीवर था, तो यही चला। फिर आता है 1854 में वुड डिस्पैच, ये भी प्रमोट करता है, वेस्टर्न एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, ये कहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसी को जो है आगे प्रमोट करना चाहिए, इसके बिना तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसने जो है गवर्नमेंट इंडिया को रिज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी इस एक्ट ने। ठीक है, कि वो कैसे जो है डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी एटलीस्ट ऑन पेपर, मतलब कि इसने रिकमेंड किया कि इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हाई स्कूल्स में, और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, जो लोकल स्कूल है वहाँ वर्नाकुलर मतलब जो इंडिजेनस जो मदर टंग है उसमें जो है प्राइमरी स्कूल्स में, और जो हायर एजुकेशन है उसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसने एक सिस्टम ऑफ स्कूलिंग जो है इंट्रोड्यूस किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर स्कूल्स। इसने एम्फसाइज किया कि इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टैब्लिशिंग यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, मेजर जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनानी पड़ेगी। जैसे फाउंडेशन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे का 1857 में, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो इन रिकमेंडेशन के रिस्पॉन्स में तो इसने वुड डिस्पैच ने एक और कहा कि जो एजुकेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में होगा वो सेकुलर होना चाहिए, वो रिलीजियस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ग्रांट्स दी जानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। वुड डिस्पैच ने एडवोकेट किया है कि प्राइमरी स्कूल जो है बनने चाहिए सारी डिस्ट्रिक्ट्स में। समझे? इसने प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फ्री होनी चाहिए, शुड बी फ्री, और लोकल गवर्नमेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए इन स्कूल्स को बनाने में और मेंटेन करने में। इसने जो है बोथ बॉयज़ और गर्ल्स के लिए एजुकेशन जो है बहुत बॉयज़ और गर्ल्स के लिए होनी चाहिए, ना कि सिर्फ बॉयज़ के लिए। ऑल थ्रू इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो था, अनइवन था। टीचर ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग, एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट वुड डिस्पैच का ये भी था कि टीचर्स जो है वो ट्रेंड होने चाहिए। तो ट्रेनिंग कॉलेजेस खोले चाहिए ताकि क्वालिटी जो टीचर्स की है इंडिया में वो इम्प्रूव हो। ये तांजे मॉडर्न टीचिंग मेथड्स जो हैं वो यूज़ करके लोगों को बेहतर पढ़ा सके। गवर्नमेंट और फंडिंग और सपोर्ट के बारे में मैंने बताया। क्रिएशन ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के वुड डिस्पैच जो डिस्पैच था, इसने रिकमेंड किया कि एक डिपार्टमेंट बनाओ जो प्रोवाइड करेगा क्या, जो रिस्पॉन्सिबल होगा, मैनेज करेगा, रेगुलेट करेगा एजुकेशन सिस्टम इंडिया में। तो यहाँ क्रिएट हुआ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो एजुकेशन सिस्टम के लिए इंडिया में आज एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, जो कैरिकुलम, टीचर की ट्रेनिंग, फंड कैसे कॉलेजेस और स्कूल्स को मिल रही है, ये सब देख रेख करेगा। एजुकेशन इक्वालिटी कि इसने एजुकेटिंग वुमेन एजुकेशन पे भी स्ट्रेस किया।
उन्हें भी रिसीव एजुकेशन मिले, उन्हें भी। हाउएवर प्रैक्टिसेस में जो है फीमेल एजुकेशन बहुत स्लो थी और बहुत सारा रेजिस्टेंस भी मिला, लोकल लोग उन इस चीज़ के पास इन्वॉल्व नहीं थे। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का कि प्राइमरी स्कूल्स में जो है, जो मिडिल स्कूल से वहाँ, जो लोअर स्कूल से वहाँ जो है मदर टंग में जो है दी जानी चाहिए, और हायर स्कूल्स में जो है इंग्लिश में पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये 1854 का जो वुड डिस्पैच मूवमेंट था उसमें ये चीज़ें गए थे, ठीक है। इसी से जो है, इसी वुड डिस्पैच के बाद मैंने आपको बताया मल्टीपल स्कूल है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन जो है पूसा बिहार में, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन जो है रुड़की में वो स्टार्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें हुई 87 में। जैसे मैंने बथुनी स्कूल फाउंड हुआ, जेईडी बथुनी ने, फिर बॉम्बे कोलकाता मद्रास में जो यूनिवर्सिटीज़ आई, ये सारी इसी एक्ट के बाद आई थी, इसी मूवमेंट का। फिर आती है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन आई थिंक अराउंड जो है 1880 और 1880 और 1882 के अराउंड आती है ना, 83 2 ऐसे ही कुछ है, ठीक है। 30 साल के बाद लगभग, शायद हाँ लगभग 30 साल के बाद आती है। हंटर कमीशन जो है ना वो डब्ल्यू हंटर जो इसका चेयरमैन होता है उसके नाम पे है कमीशन, ठीक है। ये इसका ज़्यादातर फोकस था हंटर कमीशन का प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्कूल्स है ना वहाँ पे, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में। अब हंटर कमीशन ने जो है उसको टास्क दिया गया था कि देखना है एजुकेशन की कंडीशन क्या है इंडिया में। कमीशन पर्टिकुलरली जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स है, कि कैसे ये जो स्कूल्स हैं, एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं, इंक्लूडिंग जो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो रन बाय रिलीजियस या फिर कोई मशीनरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्राइवेट, गवर्नमेंट, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, मशीनरी, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसी पढ़ाई हो रही है, लिटरेसी रेट आइडेंटिफाई करना है कि क्या कॉज है, क्यों इतनी कम लिटरेसी रेट है, ठीक है, स्पेशली जो रूरल पॉपुलेशन है, और रिकमेंडेशन दी जाए कि किस तरीके से इस एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। अब इसकी जो की फाइंडिंग जो थी वो तो ये सारी लिखी कि प्राइमरी, स्टेट ऑफ प्राइमरी स्कूल कमीशन ने ये देखा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है इंडिया में वो बहुत बुरी हालत है, और मेजोरिटी जो इंडिया की पॉपुलेशन है, जो स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में रह रही है, जो गाँव में देहात में रह रही है, उनके पास कोई एक्सेस नहीं है स्कूल का, तालीम का। यहाँ पे जो है अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे बहुत कम है, लिटरेसी रेट बहुत कम है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो लार्जली जो कंसनट्रेटेड है वो शहरों में है, और लार्ज सेक्शन जो रूरल पॉपुलेशन है वो अनपढ़ है। इनफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग स्कूल, जो स्कूल पहले से हैं, वाइल मशीनरी और प्राइवेट स्कूल्स कुछ ना कुछ एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे स्कूल्स की बहुत पुअर क्वालिटी है, जो स्कूल है भी हैं, कोई ट्रेंड ना ही वहाँ ट्रेंड टीचर हैं, ना ही वहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, आउटडेटेड करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। कल्चरल और लैंग्वेज इशू, करिकुलम, देखो एक की क्रिटिसिज्म इसका ये भी था कि बहुत सारे स्कूल्स जो है ना वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वेस्टर्न एजुकेशन पे, और जो इंडियन कल्चर और लैंग्वेज और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो जो बेनिफिट कर सकते हैं इंडियन पॉपुलेशन को, वो बहुत कम है या नहीं है। तो एम्फसाइज है ज़्यादातर इंग्लिश एजुकेशन का, और जो मार्जिनलाइज और जो यूज़ है वर्नाकुलर लैंग्वेज का वो बहुत कम है मासेस के लिए। फीमेल एजुकेशन, इस कमीशन ने यह भी नोट किया कि जो फीमेल एजुकेशन है वो सीवियरली निगलेक्टेड, कोई ध्यान नहीं दे रहा कि लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए। गर्ल जो स्कूल अटेंड करती हैं वो बहुत कम है, तो फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग, रिकमेंडेशन। अब देखो इसने ये कहा कि इस वुड डिस्पैच ने कि जो स्टेट केयर है वो ज़रूरत है, जो प्राइमरी स्कूल हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है वो जो है लोकल लैंग्वेजेस में देना चाहिए, पहली बात तो इंडिजिनस लैंग्वेज में। दूसरी बात ये रिकमेंड की जो कंट्रोल है प्राइमरी स्कूल्स का वो डिस्ट्रिक्ट और म्यूनसिपैलिटी बोर्ड के अंदर होगा तो ज़्यादा शायद ध्यान होगा, ठीक है। और रिकमेंडेशन की जो हाई स्कूल है, हायर एजुकेशन है, उसको 2 डिवीजन में होना चाहिए, एक लिटरेरी होना चाहिए, वोकेशनल। मतलब लिटरेरी जो एक मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ जाके पढ़ेंगी, एक होता है कि कमर्शियल कैरियर्स कि मतलब स्किल होनी चाहिए उनके पास। तो ये सारी चीज़ें जो है हंटर कमीशन में आती हैं। फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है 1904 का। देखो 20th सेंचुरी खत्म आए है, डॉन ऑफ 20th सेंचुरी हुआ है, और यहाँ पे जो है तब नेशनलिज्म बहुत राइज पे था इंडिया में। 1902 में जो है रेलिंग कमीशन भी सेटअप हुई थी कि देखने के लिए कंडीशंस क्या है। तो यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ज़्यादा अटेंशन दी गई, ठीक है,
ताकि 1904 का यूनिवर्सिटी एक्ट का एक और कारण था कि नेशनलिज्म बहुत राइज में था, हर जगह अनरेस्ट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये मूवमेंट वो मूवमेंट। तो ब्रिटिश जो है वो कंट्रोल चाहती थी एडमिनिस्ट्रेशन और फंक्शनिंग जो इन यूनिवर्सिटीज़ की है, क्योंकि यहाँ बहुत यंग पीपल पढ़ते थे और आए दिन यहाँ से जो है सारी चीज़ें हो रही थी। तो नंबर जो ऑफ यूनिवर्सिटीज़ थी इस पीरियड में वो बहुत कम हो गई थी। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ को अटेंशन दी गई क्यों? गवर्नमेंट जो चाहती थी कि और पावर हो यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, तो यहाँ थोड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट का एम एक्चुअली जो इस एक्ट का था वो यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करने का था, वहाँ की गवर्नेंस का, वहाँ का करिकुलम का, इंश्योर करें कि ये गवर्नमेंट की कॉलोनियल इंटरेस्ट के साथ अलाइन करेंगे। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी एस्टैब्लिश की गई अंडर इसके गिविंग के गवर्नमेंट को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को और ज़्यादा अथॉरिटी दी गई फंडिंग, फाइनेंसिंग और मैनेजिंग कि यूनिवर्सिटीज़ को हम अपने अंदर कंट्रोल करके रखें। सेंट्रलाइजेशन किया यूनिवर्सिटीज़ का, समझे? क्योंकि 1905 में बंगाल आज़ाद हुआ है, बंगाल को पार्टीशन हुआ है, अलग किया गया है। तो एक्ट ने प्रोविजन बनाया सेंट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का, ताकि हम लोग इन पे और कंट्रोल करें, लोगों पे, यहाँ के बच्चों पे। तो करिकुलम कंट्रोल, एक्ट ने सोच किया कि ब्रिंग ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी इन करिकुलम अक्रॉस यूनिवर्सिटी। इसने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की, किस तरह के सब्जेक्ट, किस तरह के कोर्स पढ़ाए जाएंगे, प्रोफेशनल, वोकेशनल, अलग अलग। वेस्टर्न आइडियाज़ को लाने की कोशिश की ताकि यहाँ के जो यूथ हैं वो ब्रिटिश के साथ अलाइन हो। कर्जन जो है ना, कर्जन ने जस्टिफाई किया अपना कंट्रोल। कर्जन ने जब जस्टिफाई किया अपना कंट्रोल कि क्वालिटी और एफिशिएंसी के नाम पे, एक्चुअली कर्जन चाहता था ये यूनिवर्सिटीज़ के जो यंग पीपल हैं, जो रिवोल्यूशनरीज हैं, जो मॉडर्न डे के, उन पे कंट्रोल करने के लिए कि वेस्टर्न नॉलेज को, स्पेशली सब्जेक्ट जैसे साइंस, लॉज, इन सारी चीज़ों को ऐड करने की कोशिश की। लिटिल फोकस था कि इंडियन कल्चर को प्रमोट करने का, ताकि ये लोग अपना कल्चर को प्राउड ना फील करें, कहीं नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स इन पे उभरे ना, ये वेस्टर्न आइडियाज़ की तरफ जाएं, ये ब्रिटिश को प्रॉस्पर समझे। रिस्ट्रिक्शन डाली गई स्टूडेंट के प्रोटेस्ट और एक्टिविटीज़ पे। 19 और 20 अर्ली 20 सेंचुरी में जो है ये सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस बन गई थी ये यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पे दंगे आज भी देखो JNUs में होते हैं ना, बड़ी बड़ी JNU आवाज़ उठाती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यही हो रहा था तब भी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का व्यू था कि अगर हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कंट्रोल करेंगे, जो पोटेंशियली एक सेंटर है, यहीं से सारी बगावत उठती हैं, इनको कंट्रोल करने का था। फिर आता है सैडलर का यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 और 19 के बीच में। ये भी एक सिग्निफिकेंट जो है एजुकेशन रिफॉर्म कमीशन था इंडिया में। ठीक है, इसने जो है बहुत सारी की चीज़ें की। अगर मैं आपको सैडलर की जो है कमीशन की बताऊं कि इसने कहा कि स्कूल के जो कोर्सेज हैं वो कवर करेंगे 12 साल का, और स्टूडेंट जो है इंटर करेगा यूनिवर्सिटी इंटरमीडिएट स्टेज के बाद, रादर देन मैट्रिक के बाद, मतलब 10th पास करने के बाद नहीं। पहले यूनिवर्सिटी है ना, 2 साल का जो है 11th 12th जो आज चला आ रहा है कि 11th 12th के बाद जो है 11th और 12th के बाद इंटरमीडिएटरी स्टेज दोगा, फिर यूनिवर्सिटी में इंटर करेगा, ताकि ये 2 साल बच्चे को यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सेपरेट बोर्ड होंगे सेकेंडरी के, इंटरमीडिएटरी के, मतलब सेकेंडरी के 10th तक के, 11th 12th के सेपरेट बोर्ड होंगे, यूनिवर्सिटी का अलग बोर्ड होगा। ठीक है, फीमेल एजुकेशन, अप्लाइड साइंस, साइंटिफिक, ये चीज़ें सारी जो हैं सैडलर कमीशन में रिकमेंडेशन की। सैडलर कमीशनर ने जो है यूनिवर्सिटी को हैव ए ग्रेटर ऑटोनॉमी, ताकि ये कमीशन ने रिकमेंड किया था। एक्चुअली माना या नहीं माना वो तो बात है कि यूनिवर्सिटी के पास अपने पावर्स होने चाहिए, थोड़ी ग्रेटर ऑटोनॉमी होनी चाहिए, वो अपने कोर्सेज को खुद मैनेज करे, उनके पास फ्रीडम होना चाहिए, वो अपनी पॉलिसीज़ को, अपने करिकुलम को खुद डिज़ाइन करे। कॉलोनियल गवर्नमेंट का अनड्यू इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इससे जो है एकेडमिक फ्रीडम, इनोवेशन अप्रोच होगी एजुकेशन में और यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये कुछ सैडलर की थी। फिर हार्टोग की जो है, हार्टोग जो कमेटी है ये प्राइमरी एजुकेशंस के लिए एक्चुअली था कि ये कमेटी जो है वो क्या थी कि फोन्ड दैट डिस्पाइट जो एक्सपेंशन हुआ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ पे आज भी ध्यान नहीं जा रहा, और लार्जली बहुत सारे लोगों के लिए आज भी इनएक्सेसिबल है। जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जितनी भी इंडिया की है उन्हें आज भी प्रॉपर एक्सेस नहीं मिल रहा है। कुछ स्मॉल परसेंटेज जो चिल्ड्रन है इंडिया में उनके पास प्राइमरी एजुकेशन की एक्सेस है। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है रूरल एरिया में वो बहुत पुअर है। तो हार्टोग ने जो है एम्फेसाइज किया कि हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है प्राइमरी एजुकेशन पे। गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि प्राइमरी स्कूल्स बिल्ड करें रूरल और रिमोट एरियाज़ में,
क्वालिटीज ऑफ एजुकेशन, बेटर जो है टीचर्स होने चाहिए, ट्रेन टीचर्स होने चाहिए। इंश्योर करें कि स्कूल्स के पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास किताबें हैं, कॉपियां हैं, बोर्ड हैं। तो वोकेशनल ट्रेनिंग, तो फोकस इनके हाटोंग का जो है गर्ल एजुकेशन पे ही फोकस था। हाटोंग कमेटी जो है प्राइमरी एजुकेशन का तो था ही कि कास्ट बैरियर, ये रिलीजन जो रिलीजियस चीज़ें हैं, जो सीजनल डिजीज़ हैं, जो एग्रीकल्चर फेलियर, स्टैग्नेशन, इन चीज़ों से हटकर बच्चों को एक स्पेशल क्लास है उन पे किया जाए। इनका गर्ल चाइल्ड की जो हाटोंग कमीशन है ना, उसने नोट किया कि जो रूरल एरियाज़ हैं वो सिग्निफिकेंटली पीछे हैं अर्बन एरियाज से एजुकेशन के मामले में, स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड है। जो रिकमेंडेशन की कि इंक्रीज़ किया जाए एजुकेशन लड़कियों में भी, गर्ल्स में भी, जो निगलेक्ट किया गया था तब सिस्टम ऑफ द टाइम ने। तो कमेटी ने ये चीज़ मानी, एक्नॉलेज की कि इट वुड टेक टाइम, वक्त लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंस डालनी है हमें, वुमेन्स को भी प्रमोट करना है एजुकेशन, एक पार्ट ऑफ ब्रॉडर जो सोशल डेवलपमेंट का एजेंडा था उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर जो है रिवैम्प करना पड़ेगा हमें, जो है जो हायर एजुकेशन है उसको रिवैम्प करना पड़ेगा। सेकेंडरी एजुकेशन, नोटेड कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है इंडिया में वो लार्जली इलाइटिस्ट और लिमिटेड टू स्मॉल अर्बन, कुछ अर्बन लोग और कुछ अमीर जो बड़े लोग हैं वही सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन तक पहुंच रहे हैं, बाकी लोगों को एक्सेस ही नहीं दिया जा रहा है इस एजुकेशन सिस्टम का। तो मेजोरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है उसको तो उनको तो हायर एजुकेशन मिल ही नहीं रहा। आप देखोगे आपके दादा परदादा कितने लोग जो है हायर एजुकेटेड है, कोई 12th है, कोई 6th, कोई 7th, कोई 8th पास फेल है क्या नहीं? तो ये प्रोवाइड किया स्टूडेंट्स जो स्किल्स हैं दैट वुड बी यूजफुल, उनके स्किल्स, उन्हें कुछ ऐसे स्किल्स सिखाई जाए, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग जाए जो उनके लिए ज़रूरी भी है। ठीक है, तो ये वेरियस जो ब्रिटिश राज के थे, जो वेरियस जो उन्होंने इनसे कमीशंस लाए, उनकी रिकमेंडेशंस आती रही, ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये हो गया कि इंग्लिश थोप दी गई तुम लोगों पे। ठीक है, फिर आता है महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी का देखो एक वर्दा जो स्कीम थी एजुकेशन की, जो 1937 में आई थिंक आई थी। महात्मा गांधी जो लीडर है इंडियन मूवमेंट के, आप तो जानते हो, कौन नहीं जानता महात्मा गांधी को। उन्होंने वो बिलीव करते थे कि एजुकेशन जो है वो इंडिया के रूट्स में, इंडिया के कल्चर और प्रैक्टिकल नीड है हिंदुस्तान की, और ही प्रपोज एक रेडिकल ओवरहॉल कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जाए। ठीक है, कि फॉर्मुलेशन के वर्धा स्कीम जो ऑफ एजुकेशन जो है बेसिक एजुकेशन 1913, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वर्धा, अपना जो सेशन था महाराष्ट्र टाउन में एक है वर्धा नाम से, वहाँ पे उन्होंने जो बड़ा इसको क्या किया, इसको बढ़ावा चढ़ावा दिया, मतलब इनको जो है बहुत ज़्यादा फैलाने की कोशिश की, लोगों तक बताने की कोशिश की। ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का क्या था? देखो मेन ऑब्जेक्टिव जो वर्धा स्कीम का था वो देखो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ देखो, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के एजुकेशन जो है वो शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रंस, स्पेशली जो रूरल एरिया में, गांव देहात में रहते हैं, उन लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। उनको कास्ट, वो किस मज़हब से हैं, वो किस रेस से हैं, किस क्रीड से हैं, वो क्या जेंडर है, मेल है फीमेल है, ये चीज़ें नहीं देखनी है। तो इस वर्धा स्कूल का जो एम्फसाइज था कि गांव देहात में प्रैक्टिकल एजुकेशन स्कीम जो है कि एजुकेशन प्रोवाइड, लोगों को तालीम दी जाएगी, लोगों को पढ़ाई जाएगी, रूरल इकोनॉमी के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, हैंड ऑन स्किल्स, कि लोगों को सिखाया जाए क्या काम, फार्मिंग कैसे होती है, कारपेंटर कैसे, पोटर कैसे होता है, स्किल्स सिखाई जाए जो बच्चों को काम भी आएगी ना डेली लाइफ में। खेती में कैसे धान कैसे उगाया जाता है, फ्यूचर वर्क में सेल्फ रिलायंस, मतलब खुद किसी पे डिपेंडेंट ना हो, एक सेल्फ रिलायंट इंडिविजुअल बनाना है, एंड और कम्युनिटीज़ को प्रमोट करना है, प्रोडक्टिव वर्क अलोंग साइड एकेडमिक लर्निंग, के पढ़ाई भी करवानी है, साथ साथ में काम भी सिखाना है उनको। प्रमोशन ऑफ नेशनलिज्म, वर्धा स्कूल का ये एम था कि लोगों में नेशनल प्राइड डालना है कि हमारा मुल्क जो है महान है, इसमें बहुत सारी खासियतें जो अंग्रेज बता रहे हैं वो गलत है। इंडियन कल्चर, उसकी नॉलेज, उसकी वैल्यूज़, क्या क्या ज़रूरत है इंडिया की, इंडिया एज ए नेशन की। हमें लिटरेरी गैप कम करना है। ठीक है, पर्टिकुलरली जो अनपढ़ लोग हैं, जो मासेस हैं, उन्हें हमें सिखाना है। इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड सेक्शन है उसके लिए तो कुछ की फीचर्स जो वर्धा स्कूल ऑफ एजुकेशन के, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो सबसे रिवोल्यूशनरी एस्पेक्ट है वर्धा स्कीम का,
जो सबसे बड़ी चीज़ है कि गांधी जी ने ये बिलीव करते थे कि एजुकेशन जो है वो यहाँ की नेटिव लैंग्वेज जो इंडियन लैंग्वेजेस है उसमें होना चाहिए। इससे जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, लोग अच्छे से समझेंगे, बच्चे इन्वॉल्वमेंट होगा चिल्ड्रंस का, क्योंकि वो समझेंगे इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, उसको ज़बरदस्ती थोसने से तो समझ ही नहीं आ रहा बच्चे को हम क्या कह रहे हैं। तो स्कीम को था कि टीचिंग जो है, सब्जेक्ट जो है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि बच्चों को समझ आए वो लोग क्या कह रहे हैं, मीनिंगफुल हो, एक्सेसिबल हो एजुकेशन, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन। नई तालीम मतलब न्यू एजुकेशन कि इंटेलेक्चुअल लर्निंग तो होगी, मैनुअल वर्क भी होना चाहिए कि किस तरीके से प्रैक्टिकली, मतलब प्रैक्टिकल एजुकेशन होनी चाहिए कि वेविंग कैसे होती है, मतलब स्पिनिंग कैसे होती है, एग्रीकल्चर कैसे होता है, बाकी ट्रेड जैसे मैंने आपको बताया कारपेंटर, पोटर, पेंटर, किस तरीके, ये चीज़ें सिखानी चाहिए, पढ़ाने से नहीं होगा। हैंड्स ऑन एजुकेशन, ताकि वो एक सेल्फ सफिशिएंट बने एक लोकल लेवल पे भी। वर्धा स्कूल में एम्फसाइज हुआ एजुकेशन गर्ल्स के लिए भी हुआ। वर्धा स्कूल ने कि फीमेल एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है। गांधी ये बिलीव करते थे कि एजुकेटिंग गर्ल बहुत ज़रूरी है फैमिली सोसाइटी एज ए होल को डेवलप करने के लिए। ठीक है, कि एक लड़की को पढ़ाने से नॉट ओनली एजुकेटेड इन एकेडमिक सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाना, बट उसे प्रैक्टिकल स्किल भी सिखाने हैं, उन्हें उसे डोमेस्टिक काम करने सिखाने, उसका सोशल रोल क्या है एज ए वाइफ, एज ए मदर, एज ए सिस्टर, ये भी उनको सुई, मतलब मशीनें हैं ना, सुई धागा, वेविंग, सुइंग है ना, कम्युनिटीज़ का ध्यान कैसे रखना है, केयरिंग, ये सब चीज़ें सिखानी। इंटीग्रेशन ऑफ वर्क एंड एजुकेशन, देखो वर्धा स्कीम में जो वर्क एजुकेशन है कि मतलब काम भी करना है और पढ़ना भी है, दोनों चीज़ों को अलाइन किया गया। एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, आर्ट, विलेज इंडस्ट्री, इन सब में इन्वॉल्व करना है, सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं करनी है। देखो एजुकेशन शुड नॉट बी जस्ट बुकिश नॉलेज, बट शुड बी क्लोजली टाइड टू रियलिटी ऑफ रूरल लाइफ, कि हम जिस गांव देहात में रह रहे हैं उसके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं हमें उसके बारे में भी तो जानकारी होनी चाहिए। वी सिंपली शुडेंट बी टाइड टू बुक्स हम पढ़ रहे हैं। 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री करके बच्चा आ जाता है, उसको एक बल्ब लगाना नहीं आ रहा है, बिकॉज दे हैव जस्ट सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ फिजिक्स एंड मैथ, दे डोंट नो द प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज आनी चाहिए, मॉरल और करेक्टर बिल्डिंग भी होनी चाहिए। गांधी जी ये बिलीव करते थे कि एजुकेशन जो है उसमें वो ईमानदारी भरे, इंटीग्रिटी भरे, डिसिप्लिन, कम्युनिटी का एक, अपने जो आसपास लोग रह रहे हैं उनके लिए एक सेंस ऑफ क्या है, एक एम्पैथी जनरेट करे। नेशनलिज्म सेंटिमेंट होने चाहिए नेशनलिज्म के, सर्विस नेशन को अगर कभी ज़रूरत पड़े तो उसके लिए खड़े होना है। नॉन वायलेंस, सच्चाई और नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलना है एज पर गांधी के फिलोसफी। तो ये वर्धा स्कूल ने जो है डिसेंट्रलाइजिंग एजुकेशन स्ट्रक्चर, देखो वर्धा स्कीम जो है उसने प्रपोज किया कि जो एजुकेशन है ना वो विलेजेस में होनी चाहिए। विलेजेस जो है विलेज स्कूल है वो सेंटर ऑफ लर्निंग होनी चाहिए। स्कूल्स जो हैं वो लोकल लोगों और कम्युनिटीज़ के द्वारा चलाए जाने चाहिए। ये नहीं बड़े बड़े कॉपरेटर लेके बैठ गए। कंपलसरी, फ्री और कंपलसरी कि एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए और फ्री में मिलनी चाहिए, हर रीजन, हर गांव, हर कस्बे में होनी चाहिए। स्कीम जो थी कॉल्ड फॉर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, जो आजकल हमारा फंडामेंटल राइट भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि हर बच्चे को तालीम मिले, क्वालिटी बेसिक एजुकेशन मिले, बिना किसी पैसा खर्च किए उसकी, विदाउट एनी कॉस्ट ऑफ द फैमिलीज। समझे? तो ये इस तरीके से जो है एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया में डेवलप हुआ। एजुकेशन सिस्टम अंडर किसके? ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस कर लिया एजुकेशन सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।